बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा सोचिए कितना अच्छा होता अगर बर सग़ीर में जितनी भी बड़ी ख़ानकाहें हैं उन सब का अपना एक बिज़नेस होता, अपनी एक ब्रांड होती। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये मशवरा किस लिए दे रहा हूँ, इसकी क्या ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला आगे इस वीडियो में हम ये सारी बातें कवर करेंगे और आपके जहन में इस पर जितने भी सवाल आ सकते हैं मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप सभी जानते होंगे कि हम मुसलमानों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। व्हेन इट कम्स टू फैब्रिक, व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग सेंस, व्हेन इट कम्स टू लग्जरी परफ्यूम्स, लग्जरी वॉचेस एट्सेट्रा। चाहे कपड़े की क्वालिटी की बात हो या स्पोर्ट्स वेयर की बात हो, अच्छे परफ्यूम्स की और घड़ियों की बात हो, तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो ब्रांडेड चीज़ें ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और वो क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते। और आप सभी ये भी जानते होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा मार्केट में रश होता है शॉपिंग के लिए वो ईद और बकरीद में होता है। कि पूरे इंडिया के तमाम फेस्टिवल्स में किसी भी फेस्टिवल पर इतनी शॉपिंग नहीं की जाती, मार्केट में इतना रश नहीं होता जितना रश ईद और बकरीद में होता है, जितनी शॉपिंग ईद और बकरीद में होती है। तो इससे यह बात भी पता चल जाती है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा शॉपिंग करने वाले भी हम लोग ही हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या बिज़नेस हो सकता है जो खानकाहें कर सकती हैं। जैसे कि फैब्रिक का बिज़नेस हो गया, जिसकी मिसाल रेमंड की है। हम और आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेमंड का फैब्रिक पसंद करते हैं। उसके अलावा फैब्रिक में दूसरी भी कई सारी ब्रांड्स हैं, जैसे रीड एंड टेलर है, जैसे CRM है, और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं। तो खुद हम लोग भी इन ब्रांड्स को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि हमें इनका जो फैब्रिक क्वालिटी है वो हमें पसंद आती है। अगर यही क्वालिटी या इससे अच्छी क्वालिटी किसी और कंपनी में हमें मिले और थोड़े से कम दामों में मिले तो जाहिर है कि हम वहाँ से शॉपिंग करना पसंद करेंगे। इसी तरह स्पोर्ट्स वेयर की बात है कि जो लोग जीन्स टी शर्ट यूज़ करते हैं, जॉगर ब्लेज़र वगैरह यूज़ करते हैं, उन्हें भी ब्रांड चाहिए होता है। लोग एडिडास को प्रेफर करते हैं, लोग नाइकी को प्रेफर करते हैं। अगर हमारे पास कोई अपनी ब्रांड होगी तो जाहिर है कि हम वहाँ से परचेजिंग करेंगे। और जाहिर है कि शॉपिंग करने वाले सिर्फ हम लोग ही नहीं होंगे बल्कि गैर भी होंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ क्वालिटी से मतलब है और अपने बजट से मतलब है। अगर उन्हें अच्छी क्वालिटी कम दामों में किसी और ब्रांड में मिल रही है तो फिर वो उसको प्रेफर करेंगे और वहाँ से शॉपिंग भी करेंगे। यानी कि ये जो बिज़नेस होगा ये सिर्फ हमारे सर्कल तक महदूद नहीं होगा बल्कि इसमें शॉपिंग करने वाले लोग हर मज़हब और फ़िरके के शामिल होंगे। अब आइए आपके सामने कुछ ब्रांड्स का जिक्र करता हूँ और उनकी जो सेल लास्ट ईयर में हुई है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने बड़े लेवल पर हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। रेमंड कंपनी, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये फैब्रिक बनाती है। इसकी शुरुआत एल्बर्ट रेमंड ने और अब्राहम जैकब ने 1925 में की थी, ठाणे में, यानी कि महाराष्ट्र में। और इनकी लास्ट ईयर की जो रेवेन्यू है वो 93 बिलियन इंडियन रुपीज़ है, यानी कि 9,300 करोड़ एक साल की इनकी रेवेन्यू है। इसी तरह स्पोर्ट्स वेयर की एक कंपनी है जिसका नाम है मुफ्ती। जी हाँ, आपने सही सुना, उसका नाम है मुफ्ती। नाम सुनकर तो आपको लग रहा होगा कि ये कंपनी किसी आलिम ने बनाई होगी और इसलिए इसका नाम मुफ्ती रखा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कंपनी को शुरू करने वाले हैं कमल कुशलानी। इसे 1998 में शुरू किया मुंबई में और इसकी रेवेन्यू 2024 के सेकंड क्वार्टर में 165 करोड़ की है। और आपको ये भी बता दूं कि इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो सिर्फ 10,000 रुपये की लागत से हुई थी, जो कि इस कंपनी के मालिक ने लोन लिया था। और आज ये कंपनी पूरे साल में तकरीबन 400 से 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। इस तरह जीन्स टी शर्ट वगैरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको मालूम होंगी। रेंगलर है, स्पाइकर है, बिंग ह्यूमन है, अरमानी है, डीजल है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत बड़े लेवल पर अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। लग्जरी परफ्यूम्स की बात करते हैं तो इसकी भी बहुत सारी कंपनीज हैं। इसकी एक बहुत मशहूर ब्रांड है गुच्ची, GUCCI, और इसका रेवेन्यू भी एक साल का कई हज़ार करोड़ का है। इसी तरह अगर लग्जरी वॉचेस में बात करें तो टाइटन है, फास्ट ट्रैक है, फॉजिल है, इथोस है, भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो लग्जरी वॉचेस बनाती हैं और इनकी भी सालाना जो रेवेन्यू होती है वो हज़ारों करोड़ की होती है। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती हैं कि जिनका बिज़नेस हमारी खानका भी कर सकती हैं और इससे जनरेट होने वाली इनकम का अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा। अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि क्या खानकाहें वाकई बिज़नेस कर सकती हैं या पिछली खानकाहों ने भी कभी बिज़नेस किया है। तो हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल, पिछली खानकाहों ने भी बिज़नेस किया है। उनके भी कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। उनमें से सबसे पहला एक नाम है हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खानका, जो कि बगदाद शरीफ में है। और इसका पुराना बिज़नेस था कि ये अपनी ज़मीन पर हर्ब्स की खेती करवाते थे और फिर उनको सेल करके उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता था उसको लोगों की खैर ख्वाही में लगाते थे। उसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार कराना,
कैलीग्राफीज़ कराना और किताबें छपवाना, इस तरह का बिज़नेस ये खानका करती थी और इससे जनरेट होने वाले प्रॉफिट को अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करती थी। इसकी दूसरी मिसाल है खानकाह मौला, जो कि श्रीनगर कश्मीर में है। इनके यहाँ हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस था, यानी कि आसपास के लोगों से ये हाथों की चीज़ें बनवाते थे जो हाथ से बनाई जाती हैं और फिर उनको सेल करते थे और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता था उसे लोगों की खैरख्वाही में लगाया जाता था। इसकी तीसरी मिसाल हज़रत अहमद यसवी की खानकाह, जो कि कज़ाकिस्तान में है, और इनका टेक्सटाइल का बिज़नेस था, यानी कि ये बुनाई वाली चीज़ों का काम करते थे और उसकी तिजारत करते थे और उससे प्रॉफिट जनरेट करते थे। इसकी चौथी मिसाल है हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह, जो कि बुखारा उज़्बेकिस्तान में है, और इनके वहाँ बुक्स प्रोडक्शन का काम होता था, यानी किताबों को लिखना, उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार करना और उससे सेल करना और उससे प्रॉफिट जनरेट करना। इसकी पाँचवीं मिसाल है शेख ज़ैनुद्दीन शिराज़ी की खानकाह, जो कि महाराष्ट्र में है, और इनका काम ये था कि ये अपनी ज़मीनें किसानों को देकर उस पर खेती कराते थे और इसके ज़रिए से वो प्रॉफिट जनरेट करते थे और फिर उस प्रॉफिट को अपनी कौम की खैरख्वाही के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह की और भी बहुत सारी खानकाह हैं कि जिनके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएंगी कि हमारी पुरानी खानकाह भी बिज़नेस करती थी और उनसे अपने प्रॉफिट जनरेट करती थी और फिर उसको अपनी कौम की खैरख्वाही के लिए इस्तेमाल करती थी। लेकिन क्योंकि ज़माना तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, तो इसलिए जो खानकाह बड़े लेवल पर बिज़नेस कर सकती हैं वो अगर बड़े लेवल पर बिज़नेस स्टार्ट करें, अपने आप को एक ब्रांड बनाएं, तो फिर इसके ज़रिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और इसका एक बहुत बड़े लेवल पर फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बिज़नेस कैसे हो सकता है, इसकी शुरुआत कैसे होगी, और हमारे पीराने निज़ाम के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इन बिज़नेस को देखें। तो इसका सीधा सा जवाब है कि पीराने निज़ाम को अपना वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो उसी तरह से करते रहें, उन्हें बस इन्वेस्ट करना है और बाकी सारा काम उनके नीचे वाले संभाल लेंगे और फिर वो हर महीने के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट उनको दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर खानकाह के पास अपने हज़ारों लाखों मुरीदीन और मुतक़िदीन होते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि खानकाहों को अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हर शहर के अपने ख़ास लोगों के हवाले कर देंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करिए, तो वो अपने अपने शहरों में, अपने गली मोहल्लों में बैनर्स बनवा कर, पोस्टर्स बनवा करके लगवा देंगे और उसके अलावा अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करेंगे। तो इसके ज़रिए से बहुत जल्दी वो प्रोडक्ट्स फेमस हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस पर कि आखिर इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे। तो देखिए, मिसाल के तौर पे अगर कोई खानकाह एक फैब्रिक की कंपनी इस्टेब्लिश करती है तो सबसे पहले वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स की और लेबर्स की ज़रूरत होगी जो उस फैक्ट्री में काम करेंगे। उसके बाद उसकी सेल्स के लिए उसके अलग अलग छोटे छोटे आउटलेट्स और स्टोर्स अलग अलग शहरों में खुलेंगे, वहाँ पर भी लोग काम करेंगे। अभी जो ब्रांड्स मैंने आपके सामने जिक्र की, इनके सैकड़ों की तादाद में आउटलेट्स पूरे इंडिया में और बल्कि इंडिया के बाहर भी मौजूद हैं। इस तरह जब हमारी खानकाह भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करेगी तो शुरुआत में 1-2 आउटलेट्स होंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे और इस तरह से एक वक्त आएगा कि पूरे इंडिया में इनके भी अपने आउटलेट्स मौजूद होंगे। तो सोचें कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों को रोज़गार का मौका, एक ये बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात ये कि इससे जो इतने बड़े लेवल पर इनकम जनरेट होने वाली है, इसका फ़ायदा भी हमारी कौम को मिलेगा, क्योंकि खानकाहें शुरू से ही अपनी कौम की खिदमत कर रही हैं और वो आगे भी इंशाअल्लाह ताला करेंगी। तो जब हमारी खानकाह फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और इतने बड़े लेवल पर अगर उन्हें प्रॉफिट मिलेगा तो जाहिर है कि वो इन पैसों से अपनी कौम के लिए बहुत बड़े लेवल पर आगे काम कर सकती हैं। ये इतने बड़े लेवल का प्रॉफिट हो सकता है कि इसके ज़रिए हर शहर में हमारे अपने कुछ स्कूल्स हो सकते हैं, हर शहर में हमारा एक बड़ा कॉलेज हो सकता है, हर शहर में हमारे अपने ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं कि जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त में इलाज किया जाए और इसी तरह इससे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर गरीबों की खिदमत हो सकती है। और इस बात की फ़िक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि पीरों के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि पीरों को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, बाकी काम उनके नीचे जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे, क्वालिटी मैनेजर्स होंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होंगे, एरिया सेल्स मैनेजर्स होंगे और दूसरे वर्कर्स लेबर्स होंगे, इन सब के ज़रिए आपका बिज़नेस बहुत स्मूथली आगे चल सकता है और एक दूसरे के ज़रिए नेटवर्क्स बनाकर ये बिज़नेस बहुत तेज़ी के साथ आगे भी बढ़ सकता है। इसलिए मेरी ये राय थी कि हमारी खानकाहों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है। ये जो कुछ भी मैंने कहा ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत डीपली सोचा और फिर मुझे इसमें सारे फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आए, इसलिए मैंने चाहा कि मैं अपनी ये बात आप लोगों से शेयर करूं। अगर आप में से कोई मेरी इस राय से ना इत्तेफाकी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, ये उसकी चॉइस है, लेकिन वो इत्तेफाक ना करने का कोई सॉलिड पॉइंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। और जो लोग मेरी इस राय से इत्तेफाक करते हों वो भी अपनी बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।